और आइए अब शुरू करते हैं पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा। नमस्कार, बिग एंड बोल्ड लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। कुछ दिनों के अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अयोध्या से रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहा था, उम्मीद है आपने देखी है और आपको पसंद आई है। दिखाता हूं आज की वो खबरें जो खास तौर से फोकस में रहने वाली हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त आया, मुहूर्त और करीब आया, लेकिन विपक्ष क्यों बौखलाया, मैं आपको आज बताऊंगा। बात 24 के मोदी विरोधी गठबंधन की भी होगी। इंडी में कब खत्म होगी सीट को लेकर सिर फुटअव्वल, पीएम मोदी से कैसे लड़ोगे भाई। हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़क पर जाम, खूब हुई आगजनी और बवाल, क्या ऐसे निकलेगा समाधान। और बिहार में महिला की पुलिस के डंडे से पिटाई, पुलिस वालों को शर्म नहीं आई, क्या कहेंगे नीतीश बाबू। यह खबर भी होगी आज बिग एंड बोल्ड में। लेकिन श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, फिर राम मंदिर की तारीख पूछते रहे। अब जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी करीब आ रही है तो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। निशाने पर पीएम मोदी। कण कण में बसने वाले रामलला अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, शुभ घड़ी आने को है। लेकिन अब भी कांग्रेस भगवान राम के नाम पर सियासत करने से बाज नहीं आ रही और राम मंदिर के नाम पर ओछी राजनीति जारी है। ये मैसेज दे रहे हैं कि राम मंदिर आपने बनाया है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। राम मंदिर देश के तमाम लोगों का है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लगता है कि उस पे अपना कब्जा जमाना चाहती है। दलितों पिछड़ों के हक का विरोध करते हैं, नौकरियां खत्म किया, तो उससे क्या है कि इनको गवर्नेंस से संसाधन और शासन प्रशासन से बाहर कर रहे हैं। तो यही तो है, और क्या है मनवाद। कांग्रेस के ही नेता और यूपी के अध्यक्ष अजय राय भी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी राम के नाम पर मार्केटिंग कर रही है। पूरी तरीके से भगवान के राम मंदिर का पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस को मंदिर में सियासत दिख रही है तो लालू के विधायक को पाखंड नजर आ रहा है। सनातन धर्म पर विवादित बयानों के लिए मशहूर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने राबड़ी देवी के घर के बाहर पोस्टर लगाया, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म पर एक बार फिर हमला बोलते हुए लिखा कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी है। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं जेडीयू ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन भगवान राम का मंदिर बीजेपी का नहीं है बल्कि कोर्ट के कहने पर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो वहीं कर्नाटक सरकार के मंत्री डी सुधाकर ने तो सारी हदें ही पार कर दी। बीजेपी को घेरने के चक्कर में उन्होंने मंदिर सहित सेना को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ರಾಮನ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಜನ ದಡ್ರಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ. ಹೌದು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಗಿಮಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದೇಶ ಇವತ್ತು भारत देश धार्मिकವಾಗಿ बड़ा नमती ನಾವು। विपक्षी दल बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बार जवाब दिया केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और साफ कहा कि राम जन्मभूमि का मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वोट हासिल करने का मुद्दा नहीं है। जिस तरह विपक्ष राम मंदिर के बहाने बीजेपी और मोदी पर हमलावर है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि 2024 में राम मंदिर मुद्दा रहने वाला है। के साथ ही इसरो ने अपने नाम पर एक और उपलब्धि जोड़ ली है। साल के पहले ही दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। यह सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 9:10 पर लॉन्च की गई। सैटेलाइट की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए किसी सैटेलाइट को स्पेस पर भेजा है। दरअसल एक्सपोसैट ब्लैक होल की रिसर्च के लिए एक तरह की ऑब्जर्वेटरी है। यह अंतरिक्ष में न्यूट्रॉन स्टार्स के रहस्यों से भी पर्दा उठाएगी। अंतरिक्ष में भारत की एक और कामयाबी, चुनिंदा देशों में शुमार। और इसरो की इस सैटेलाइट की कुछ और खूबियों के बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई सैटेलाइट को पृथ्वी से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जाएगा। वहां यह अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगी और साथ ही चुंबकीय फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी भी आपको मुहैया करवाएगा। इसके अलावा ब्रह्मांड के 50 सबसे ज्यादा चमकने वाले सोर्सेस की स्टडी भी सैटेलाइट के जरिए की जाएगी और पल्सर, ब्लैक होल के नए राज से भी पर्दा उठेगा। आपको बता दें कि ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का दूसरा
ध्यान से सुनिएगा, दूसरा देश बन गया है। मथुरा में साध्वी ऋतंभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बदली तस्वीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाकर देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। योगी ने कहा पहले अयोध्या में जर्जर सड़कें थी, एक सिंगल रेल लाइन अयोध्या जाती थी, उस पर भी कभी कभी ही ट्रेन का संचालन होता था, लेकिन आज अयोध्या के अंदर भी आपको 4 और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी। गाजियाबाद में पार्किंग विवाद को लेकर फॉर्च्यूनर सवार रईस जादू ने 26 साल के शख्स की जान ले ली। मामला गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके का है, जहां चाउमीन चौक पर पार्किंग को लेकर दोनों में विवाद हुआ। उसके बाद फॉर्च्यूनर सवारों ने कार सवार युवक को बाहर निकाला और उस पर गाड़ी चढ़ा दी। इस वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस अब इन फॉर्च्यूनर सवारों को ढूंढ रही है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर प्रेगनेंसी की खबर को लेकर सुर्खियों में है। यह दावा मीडिया रिपोर्ट में किया गया है। इससे पहले भी कई बार सीमा हैदर के गर्भवती होने की खबर आई थी, लेकिन रिपोर्ट की माने तो इस बार सीमा ने खुद इस साल घर में नया मेहमान आने की बात कही है। सीमा ने अपनी डिलीवरी की तारीख को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में थोड़ा इंतजार करने की बात कही। उनसे पूछा गया कि क्या होली के पहले खुशखबरी आ जाएगी या उसके बाद, इस पर सीमा ने जवाब दिया कि जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। पंजाब के जालंधर में अर्जुन अवार्डी डीएसपी दलबीर सिंह का शव बरामद किया गया है। पुलिस को बस्ती बाबा खेल नहर के पास से उनकी लाश मिली है। शव की शिनाख्त उनके आईडी कार्ड से की गई। बताया जा रहा है कि दलबीर नए साल की पार्टी के लिए बिना गनमैन के दोस्तों के साथ निकले थे। मौके से उनकी सरकारी पिस्टल भी गायब है। दलबीर सिंह देओल पीएपी ट्रेनिंग सेंटर में तैनात थे। इस मामले में फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। सीसीटीवी के जरिए मामले की जांच चल रही है। गाजियाबाद में कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन में आज एक युवक प्लेटफॉर्म से कूद गया। युवक के कूदते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस युवक को पास के निजी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम गौरव बताया जा रहा है, जिसे गुड़गांव पुलिस पत्नी की हत्या के आरोप में तलाश कर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय बैठक कर सकते हैं, जिसमें घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति, सुरक्षा ग्रिड और जीरो टेरर जैसे मुद्दों पर मंथन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के पुलिस महानिदेशकों के अलावा गृह मंत्रालय और जम्मू से संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी हो सकती है। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए, जिसका सीधा असर सड़कों पर देखने को मिला। कहीं चक्का जाम हुआ तो कहीं आम लोग परेशान नजर आए। नवी मुंबई के उल्वे में तो चक्का जाम कर रहे ट्रक ड्राइवर पुलिस को देखकर बेकाबू हो गए। उन्होंने पहले प्राइवेट गाड़ियों के पहियों पर ब्रेक लगा दिया और जब पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो उग्र प्रदर्शनकारियों ने उन्हें दौड़ा लिया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी की गई और पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ाकर लाठियों से बेरहमी से पीटा गया। बाद में पुलिस भी एक्शन में आई और मारपीट करने वाले ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं नाला सोपारा में भी हिट एंड रन केस में नए कानून का विरोध करने के लिए ट्रक ड्राइवर से एकजुट हुए और सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके चक्का जाम कर दिया। इस दौरान सड़क पर टायर जलाकर विरोध भी जताया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भी प्राइवेट ट्रक एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया और सैकड़ों ट्रक ड्राइवर नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने किसी की न सुनी। भोपाल में भी ट्रांसपोर्टर हड़ताल का असर देखने को मिला। सड़क जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान यात्रियों से भरी बसों को रोका गया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिस वजह से आम लोगों को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। वहीं इस हड़ताल का साइड इफेक्ट शहर में भी देखने को मिला, जब अफवाह फैल गई कि हड़ताल के चलते आने वाले 2 से 3 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग गईं। हिट एंड रन का ये कानून आम जनता के लिए बनाया गया है, सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे में अगर इस कानून से कोई परेशानी है या सवाल, तो विरोध करने और अपनी आवाज उठाने के और भी कई तरीके हैं। देश भर में चक्का जाम करने और आम जनता को परेशान करने का हक किसी को नहीं। दरअसल आज जो सड़क पर हुआ वो हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में हुआ। नए कानून के विरोध में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम कर दिया। इस नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान है और इसके साथ साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हादसे के बाद भागने वालों को अब यह कानून छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने पर राहत का प्रावधान भी कानून में शामिल किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडी गठबंधन तो बना लिया, मगर मोदी से लड़ने के बजाय इस गठबंधन के दल आपस में ही भिड़ रहे। और इस भिड़ंत की सबसे बड़ी वजह है इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात न बनना। 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि वो बंगाल में किसी भी पार्टी के साथ सीट शेयर नहीं करेंगी, क्योंकि वहां उनकी पार्टी टीएमसी बीजेपी को हराने के लिए काफी है। अब ममता के इस बयान पर कांग्रेस ने हमला बोल दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इशारों में यह तक कह दिया कि अगर मौका मिला तो उनकी पार्टी बंगाल में टीएमसी को भी हरा सकती है। বলে দিয়েছে দেশে তারা রাজ্যে তারা নয়, অর্থাৎ আমাদের কিছু যায় আসে না, হাতদারি না। এই মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলকে বিজেপিকে একবার নয় বারবার আমরা হারিয়েছি, আবার হারাবো। अधीर रंजन के इस बयान ने इंडी गठबंधन में टीएमसी और कांग्रेस के बीच दूरियों को और बढ़ाने का काम किया। इस बीच इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मचे घमासान पर बीजेपी ने भी चुटकी ली।
कोई अलायंस वलायंस नहीं होगा, कोई सीट शेयरिंग नहीं होगा। वो नाम में एक अलायंस रहेगा, लेकिन सब अकेला अकेला लड़ेंगे। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें इंडी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तंज कसा गया। इस पोस्ट में बीजेपी ने लिखा, घमंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर भी मचीदार, इंडी अलायंस के नेताओं में जारी है जुबानी वॉर। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग इंडी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब तक इंडी गठबंधन की जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें सीट शेयरिंग पर या तो ठीक से चर्चा नहीं हुई या फिर सहमति नहीं बन पाई। अब ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी इशारों में कह चुके हैं कि उनकी पार्टी अकेले ही वहां बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां एक रैली में केजरीवाल भी सभी लोकसभा सीटों पर लड़ने का इशारा कर चुके हैं। इसके अलावा जितने भी क्षेत्रीय दल इंडी गठबंधन में शामिल हैं, उन सब के दावे भी जल्द सामने आएंगे। कुल मिलाकर मोदी को हराने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने गठबंधन तो बना लिया, मगर ना तो उस गठबंधन का कोई एक चेहरा अभी तक फाइनल हुआ और ना ही सीट शेयरिंग को लेकर बात बनी। मतलब बारात निकलने को तो तैयार है, पर ना तो दूल्हे का पता है और ना ही बारातियों का। और आगे दिखाएंगे हूती विद्रोहियों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। लेकिन पहले देखिए बिहार में नीतीश से कैसे आगे निकल गए तेजस्वी और तेज प्रताप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति का सार्वजनिक तौर पर खुलासा किया है। उन्होंने 1.64 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से भी ज्यादा गरीब हैं। तेजस्वी के पास करीब 3 करोड़ की अचल संपत्ति है। तेज प्रताप के पास 1 करोड़ 78 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों की संपत्ति की डिटेल कैबिनेट सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर मुहैया कराई गई है। राहुल पर दिए दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में हमने कई चुनाव जीते हैं। उन्होंने लक्ष्मण सिंह के बयान को निजी बयान बताया है। लक्ष्मण सिंह ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा था कि राहुल गांधी को बड़ा नेता मत मानिए, मैं तो नहीं मानता। राहुल एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता और सांसद हैं और उन्हें इतना प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। जेडीयू और आरजेडी के बीच अनबन की खबर को लेकर केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मतभेद की खबर से इनकार करते हुए कहा कि न सीएम बदला जाएगा, न गठबंधन टूटेगा और न ही कोई दूसरा साथ आएगा। नीतीश जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। बिहार की बात करते करते केसी त्यागी इंडी गठबंधन को नसीहत देना भी नहीं भूले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक भी उसी दिन होगी। सीटों का बंटवारा राहुल गांधी की 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा से पहले किया जाएगा। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 और 3 जनवरी को तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएमओ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पीएम मोदी 2 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे और भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पहले दिन ही अयोध्या और मथुरा से बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देना शुरू किया गया तो मथुरा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। जिस जगह मुस्लिम पक्ष ईदगाह मस्जिद बता रहा है, उसी जगह को लेकर हिंदू पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को लेकर बड़ा साक्ष्य रखा है। दावा किया गया है कि जब 11 जनवरी को सुनवाई होगी तो सलीम और अनारकली की गवाही कोर्ट में रखी जाएगी। 2 तारीखें नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले वो लम्हे हैं जिनका इंतजार सनातन प्रेमियों को सदियों से था। जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ, ठीक उसी तरह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सर्वे का पहला कदम उठाया जाएगा। 11 जनवरी को होने वाली सुनवाई में एक और साक्ष्य कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसका संबंध जुड़ता है सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी से। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी का कई ऐतिहासिक किताबों में जिक्र मिलता है। ऐसी एक किताब है प्रतिष्ठा प्रकाश, जिसे लिखा था ओरछा रियासत के लेखक वीर मैत्री ने। हिंदू पक्षकार का दावा है कि 1623 में लिखी गई इस किताब में सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी का जिक्र शुरू होता है और फिर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाए जाने का वर्णन मिलता है। तो सलीम की जान बचाने के एवज में वहां पर उन्होंने वीर सिंह बुंदेला को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। ये कहीं ना कहीं ये था। इसका वर्णन बहुत सुंदर वीर मैत्रेय ने, जो मैत्रेय थे, जो ओरछा स्टेट के लेखक थे, रचयिता राइटर थे, उन्होंने लिखा है अपनी प्रतिष्ठा प्रकाश में। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह की दलीलों में 4 लोगों का खास तौर पर जिक्र है। इनमें मुगल शासक अकबर और सलीम यानी जहांगीर है। ओरछा के राजा मधुकर बुंदेला और उनके बेटे वीर सिंह बुंदेला है। महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि प्रतिष्ठा प्रकाश के 8वें वॉल्यूम में अकबर की सलीम से नाराजगी का जिक्र मिलता है।
और ये बात तब की है जब वो अनारकली से प्रेम किया करता था। किताब के मुताबिक अकबर अपने बेटे सलीम की प्रेम कहानी से तंग आ चुका था और उसकी हत्या करवाना चाहता था, और इस हत्या की साजिश की भनक लग गई सलीम को। उसके बाद सलीम वहां से फरार हो गया और उसने ओरछा के राजा मधुकर बुंदेला के पास जाकर शरण ली। इसी किताब के मुताबिक यह भी बताया गया है कि कैसे 1573 ईस्वी में अकबर ने ओरछा पर आक्रमण करने का भी निर्णय किया था। अकबर की सेना ओरछा पहुंची जरूर, मगर वहां हार का सामना करना पड़ा। किताब में वर्णन है कि तब के ओरछा के राजा ने भैंसों के सींग में मशाल फिट कर दी और फिर अकबर के उस कैंप में भेज दिया जहां सैनिक और शस्त्रागार मौजूद थे। हारे हुए सैनिक अकबर के पास पहुंचे तो संधि का प्रस्ताव मधुकर बुंदेला के पास भेजा गया। फांसी न देने की शर्त पर ओरछा के राजा ने सलीम को अकबर के हवाले कर दिया। बाद में सलीम जब जहांगीर बनकर शासक बना तो अपनी जान बचाने का एहसान चुकाना चाहा, जिस पर मधुकर बुंदेला के बेटे वीर सिंह बुंदेला ने कटरा केशवदेव भूमि पर भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी मंदिर को बाद में औरंगजेब 1670 में तुड़वाकर ईदगाह मस्जिद बनवा दी। वीर सिंह बुंदेला ने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि मैं यहाँ पर जो भगवान का श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर था जिसका विध्वंस कर दिया गया था, तो वो चाहता था वीर सिंह बुंदेला के इस मंदिर का निर्माण हो। तो इस मंदिर के निर्माण को लेकर के जब जहांगीर से बात हुई तो जहांगीर ने उस एहसान के तले जो मधुकर साहब बुंदेला ने किया था, तो इनको वीर सिंह बुंदेला को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए अनुमति दी और उस समय पर वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए लगा करके एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण किया। क्योंकि वीर महत्व जो थे अब इसे संयोग कहिए या कुछ और, मथुरा को लेकर हिंदू पक्ष ने नया साक्ष्य कोर्ट में जल्द पेश करने का दम भरा। ठीक उसी वक्त कृष्णनगरी मथुरा में केंद्र से लेकर राज्य सरकार के बड़े नेता पहुंचे। वात्सल्य ग्राम पहुंचकर सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संकेत दिए कि अब बारी मथुरा की है। वृंदावन की भूमि पर यहाँ पे तो पहले से ही कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ब्रज क्षेत्र तो हमारे लिए बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले से नगर निगम को मथुरा वृंदावन के नाम पे पहले से नगर निगम भी बन गया है। तीर्थ विकास परिषद का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और तीर्थ के रूप में इसके विकास की एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सारे कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ेंगे। आप सब अपने इस बृहद मिशन के साथ निरंतर जुड़ करके कार्य करते रहें। यह आंदोलन जो आज इस मुकाम तक पहुंचा है, मैं अगर वहां कल जय श्री राम बोल करके आया हूं तो मैं मथुरा में वृंदावन में जय श्री कृष्ण भी बोल करके जा रहा हूं। सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति से पहले मथुरा के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा देना, ये टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। योगी 30 से ज्यादा बार मथुरा के दौरे कर चुके हैं, जबकि अयोध्या 60 बार गए। नए साल पर योगी अयोध्या में थे तो नए साल पर ही देश भर में राम मंदिर के दर्शनों के लिए निमंत्रण पत्र और पीले चावल बांटने का दौर शुरू हुआ। वैदिक मंत्रों के उच्चारण और गाजे बाजे के साथ अयोध्या में वीएचपी ने अक्षत निमंत्रण अभियान शुरू किया। प्रतीक के तौर पर प्रभु राम और लक्ष्मण के स्वरूप की पूजा की गई। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो घर घर जाकर अक्षत देने का कार्यक्रम वो शुरू हो चुका है। खुद चंपत राय जो है आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और ये वाल्मीकि बस्ती, और आप देखिए न सिर्फ अक्षत दिया जा रहा बल्कि निमंत्रण जो है वो तीर्थ क्षेत्र की तरफ से दिया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को वो अपने आसपास के मंदिरों में जो है इकट्ठे होकर बड़ी टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखें और शाम को दीपावली का कार्यक्रम भी करें, जिस तरह से अयोध्या को दीपावली की तरह सजाया जाए। निमंत्रण के रूप पर और यह पत्रक जो बना है मंदिर की जो ऊंचाई है, जिस वर्गाकार में बना है वो समस्कृत में दर्शाया गया है और मंदिर का एक कार्ड भी ये दिया जाएगा।
डोर टू डोर, हर घर पर दे करके, और हम सभी लोग उनको आह्वान करेंगे कि आप सभी लोग अपने घरों में निकल करके और अपने दरवाजे पर बाकायदे रंगोली बना करके, दीप जला करके और भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य दीप रूप मनाने का काम करें। भव्य राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए 15 जनवरी तक राम भक्तों को पीले चावल और निमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे। देश के 5 लाख मंदिरों में अक्षत वितरण किया जाएगा। उम्मीद यही है कि 5 करोड़ लोग इसके जरिए जुड़ेंगे और फिर इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजन अर्चन का कार्यक्रम होगा। 22 जनवरी की इस शुभ घड़ी का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। रामलला अपने कर्म में विराजेंगे, उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में उत्साह है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जयपुर के गणेश मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर पीले चावल लेकर सबसे पहले गणेश जी को, विघ्नहर्ता गणेश जी को, शुभ मंगल करता गणेश जी को पीले चावल दिए जा रहे हैं। विश्व हिंदी परिषद के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर हैं और बैंड बाजे के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे बैंड बाजा बज रहा है, ढोलक बज रही है और इस शहनाई के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। शुभ कार्यक्रम, शुभ हो रहा है, तो पीले चावल देकर कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऐसा ही निवेदन, आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से सारे संसार का आह्वान करते हुए किया है। 22 जनवरी के बाद फिर अयोध्या आने की योजना बनाओ। राम मंदिर में जो मूर्ति लगेगी, नए साल पर उसे भी फाइनल कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाएगी। 51 इंच की यह मूर्ति श्याम रंग की है। इस मूर्ति में भगवान राम बाल्यकाल में हैं, उनके हाथों में धनुष बाण है। मूर्ति के हर सेंटीमीटर में एक अलग कला और अलग शैली की झलक है। अरुण योगीराज के अलावा 2 और मूर्तियां बनाई गई हैं, जिन्हें मंदिर में जगह दी जाएगी। कहा जाता है कि जब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब उन्होंने श्रृंगेरी ऋषि से निवेदन किया था। उस वक्त श्रृंगेरी ऋषि ने भगवान दशरथ के लिए कामेष्टि यज्ञ किया था और उस यज्ञ के बाद श्री रामचंद्र और उनके बाकी 3 भाई इस धरती पर आए थे। कहा जाता है कि जो कर्नाटक का वो काला पत्थर है, वो कारकाला तालुके से आया है, जहां पर ही पास में 60 किलोमीटर पर श्रृंगेरी ऋषि का मठ है। और यही वजह है कि श्रृंगेरी का जुड़ाव सीधा रामायण से है। ऐसे में ये एक बड़ी वजह रही कि कर्नाटक के नेल्लिकोर के इस पत्थर को भगवान की मूर्ति बनाने के लिए तय किया गया था। देश 22 जनवरी को दीपावली जैसा उत्सव मनाने को तैयार है। ये जश्न रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का होगा, भव्य मंदिर के निर्माण का होगा और बहुत उम्मीद है अगर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो गई तो इसी दौरान मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए ईदगाह मस्जिद का सर्वे भी शुरू हो सकता है। अयोध्या से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।